हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिक क्लासेस। आज हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 15 है। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए, तो ताकि आपको ये लेक्चर समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम को समझने के लिए हमें पहले पिछले लेक्चर के कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेना पड़ेगा। मैं मान कर चलता हूँ आप रिवाइज किए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं, पुराने पॉइंट्स को, जिसका यूज़ यहाँ पर हम लोग को करना है। ठीक, तो लेट्स से हम लोग एक एटम कंसिडर करते हैं जिसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स। इसके अराउंड क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के शेल्स। शेल एटम में कितने होते हैं? तो जवाब है इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अभी तक जो 118 एलिमेंट हमारे अर्थ पर डिस्कवर हुए हैं, उन 118 एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए सिर्फ 7 शेल्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी उनके पास ये शेल्स या एनर्जी लेवल्स इनफाइनाइट होते हैं। हमने यहाँ भी समझने के लिए लेट्स से 1, 2, 3 और 4 एनर्जी लेवल या 4 शेल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ फोर्थ एनर्जी लेवल पे है। ठीक, और ये फोर्थ एनर्जी लेवल से जंप कर जाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल पर। एक बात याद रखिए, पीछे के लेक्चर्स में आपको बताया गया है कि जितना ज़्यादा एनर्जी लेवल रहेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना हाई रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में होगा, एनर्जी लेवल पे होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन हाईयर एनर्जी लेवल पर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब ये अपने हाईयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा, तो ये अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? एनर्जी। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाईयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो वो एनर्जी का एमिशन करेगा। हम नीचे यहाँ इस बात को लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, then it emit the energy। ये एनर्जी का क्या करेगा? एमिशन करेगा। इसी के बजाय अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में है और ये सेकेंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, तो लो एनर्जी लेवल से ये हाई में जाना चाहता है, तो इससे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। दो सिंपल से कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, then it absorb the energy। तो ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, दो सिंपल से कंसेप्ट आपके सामने हैं। इलेक्ट्रॉन को जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में आना होगा तो वो एनर्जी को एमिट कर देगा, अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल देगा, और जब भी उसे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाना होगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो इस तरीके से दो चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र होगा वो एनर्जी का एमिशन करेगा, और जब भी वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, दिस एनर्जी is known as non-mechanical waves। देखिए, आपके इस
इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी को एमिट किया है या एब्जॉर्ब किया है, उस एमिटेड या एब्जॉर्बेड एनर्जी को यहाँ कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और ये नॉन मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप के होते हैं? तो जवाब है 7 टाइप के। मतलब पहला होता है आपका रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, तीसरा होता है इंफ्रारेड, फिर होता है लाइट, फिर होता है अल्ट्रावायलेट, फिर होता है एक्स रे और फिर होता है गैमा रे। ठीक, तो देखो जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहले को कहा जाता है रेडियो वेव, दूसरे होते हैं माइक्रोवेव्स, थर्ड होते हैं इंफ्रारेड वेव्स, फोर्थ होते हैं लाइट वेव्स, फिफ्थ आपका होता है अल्ट्रा वायलेट वेव्स या यूवी रेज इनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेज। ये आपका एक्स रेज और एट लास्ट गैमा रेज। ठीक, तो ये 7 तरह के आपके नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आएगा तो या तो रेडियो वेव एमिट करेगा, या माइक्रोवेव एमिट करेगा, या इंफ्रारेड एमिट करेगा, या लाइट, अल्ट्रा, एक्सरे या गामा, इन सातों में से किसी एक को एमिट कर देगा। और जब उसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाना होगा तो वो इन सातों एनर्जी में से किसी एक को एब्जॉर्ब करेगा। अब जिस एनर्जी लेवल पर उसको जाना होगा या जिस एनर्जी लेवल से वो आएगा, इस पर डिपेंड करता है कि वो किसको, इन सातों में से किसको एब्जॉर्ब करेगा या किसको एमिट करेगा। लेकिन वो होंगे इन सातों में से कोई एक ही। मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है वो इन 7 में से ही किसी एक एनर्जी का फॉर्म होगा, चाहे जो रहे, चाहे रेडियो रहे, चाहे माइक्रो रहे, चाहे गैमा तक जाएं आप। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, चाहे वो लो टू हाई जाए चाहे हाई टू लो जाए, वो इन सातों में से किसी एक एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ को समझते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है ये हमें समझ में आना ज़रूरी है, तभी हम लोग स्पेक्ट्रम को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए वेवलेंथ क्या होता है, कोई भी वेव अगर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देखिए ये सातों वेव मीडियम में ट्रेवल करते हैं, बिना मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इनको नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनको कहते हैं। तो देखो कोई वेव है जो मीडियम में आगे प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये मैंने एक वेव बना लिया यहाँ पर। अच्छा, वेव के मोशन को ऐसे ही मोशन से क्यों दिखाया जाता है या इसी तरीके के रिप्रेजेंटेशन से क्यों दिखाया जाता है, इसका रीज़न मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा जब वेव आपको पढ़ाऊंगा, वेव मोशन पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर रहा है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि अप एंड डाउन ये मोशन जा रहा है। तो ये वेव हम कहेंगे कि इस मीडियम में आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, जब भी कोई वेव मीडियम में मूव करेगा तो वो दो स्पेशल पॉइंट्स क्रिएट करता है। एक वाई एक्सिस पर प्लस वाले डायरेक्शन में मैक्सिमम पीक को हासिल करता है, और मैक्सिमम पीक को जब वो गेन करेगा तो इस पॉइंट को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है, क्रस्ट, और इसको हम सी से दिखाते हैं। और ऐसे ही वो माइनस वाले डायरेक्शन में, यानी कि देखो ये एक्सिस, ये ओरिजिन मान लीजिए, तो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ये वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट में जो हाईएस्ट पीक आएगा उसे क्रस्ट कहेंगे, और निगेटिव डायरेक्शन में जो हाईएस्ट पीक आएगा उसे टर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्फ। ठीक, तो क्रस्ट हो गया, ये टर्फ हो गया। यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का पीक पॉइंट है तो इसे क्रस्ट कहेंगे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस का पीक पॉइंट है तो इसको टर्फ कहेंगे। फिर यहाँ पर एक क्रस्ट रहेगा, फिर यहाँ पर एक टर्फ रहेगा। इस तरीके से आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऊपर प्लस वाले डायरेक्शन में जो पीक पॉइंट्स होंगे वो क्रस्ट होंगे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में पीक पॉइंट्स होंगे वो टर्फ होंगे। ठीक, अब देखिए वेवलेंथ की सिंपल डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रस्ट और टर्फ इज नोन एज वेवलेंथ। मतलब दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को या दो कंटिन्यूअस टर्फ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लोग
लैटिन के लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। लैम्डा इस तरीके से बनाया जाता है, ये लैम्डा होगा, ठीक। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या लिखा जा सकता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू continuous crust or turf. Two continuous crust or turf is known as wavelength. ठीक। तो इस तरीके से दो कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस क्रस्ट का मतलब क्या है? पहला क्रस्ट है तो उसके जस्ट बाद वाला क्रस्ट, ये नहीं कि आप गैप कर जाएं तीसरे पर। दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होगा, उसे वेवलेंथ कहेंगे। दो कंटिन्यूअस टर्फ के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो किसी भी वेव के दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेवलेंथ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो देखो, वेवलेंथ पढ़ने का ये फ़ायदा है कि वेव का साइज जो होता है ना, वेव साइज वो वेवलेंथ से ही डिसाइड होता है। वेव साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब जिस वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उस वेव की साइज ज़्यादा होगी, और जिस वेव का वेवलेंथ कम होगा उसका साइज क्या होगा? कम होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, लेट्स से हमारे पास एक ए नाम का वेव है, ए वेव, और दूसरा है बी वेव, ठीक। हमने इसको ड्रॉ किया और इसके हमने बड़े क्रस्ट और बड़े टर्फ ड्रॉ किए। तो देखो, ये इसका क्रस्ट होगा, ये इसका क्रस्ट होगा, और इसी के बीच का डिस्टेंस लैम्डा क्या होगा? वेवलेंथ होगा। लेट्स से हमने यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट किया तो हमें मिला वो 10 सेंटीमीटर। कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा एक वेव बी है जिसके टर्फ एंड क्रस्ट बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, इस तरीके से। तो ये इसका क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। इसका लैम्डा मेज़र किया तो पता चला वो मिला सिर्फ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये गैप देखिए छोटा लग रहा है, ये गैप क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि आपके वेव का अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा, और वेवलेंथ अगर कम होगा तो वेव का साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि वेव का साइज बड़ा रहने वाला है या फिर छोटा रहने वाला है। यानी कि अगर आपको 10 वेव दे दिए जाएं और आपसे पूछ ले इसमें से कौन सा वेव बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो सबके वेवलेंथ को मेज़र कर लीजिए। जो वेवलेंथ में सबसे बड़ा होगा वही साइज में भी सबसे बड़ा होगा, और जिस वेव का वेवलेंथ सबसे कम होगा वो साइज में भी क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से साफ कह सकते हैं कि वेवलेंथ से ही वेव के साइज को क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग अगली चीज, वो है स्पेक्ट्रम, ठीक। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, तो देखो, स्पेक्ट्रम को नॉर्मल लैंग्वेज में या हम लोग आसान भाषा में समझें तो ये समझिए कि किसी भी चीज़ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, मान लो हमारे पास 5 पर्सन हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 आदमी है हमारे पास। पहले का हाइट है 1.72 मीटर, दूसरे की हाइट है 1.68 मीटर, तीसरे की हाइट है 1.73 मीटर, चौथे की हाइट है 1.55 मीटर, और पांचवे की हाइट है 1.63 मीटर, ठीक। ये 5 आदमी मैंने रखे और सबके हाइट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अच्छा, आप बताइए इन पांचों लोगों में सबसे ज़्यादा हाइटेड पर्सन कौन है? सी है, ठीक। और सबसे स्मॉलेस्ट हाइट किसकी है? डी की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें इन पांचों आदमियों के हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, तो मुझे बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, डिक्रीज करते हुए जाना, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? सी को। सी सबसे बड़ा है। सी के बाद कौन आएगा? कॉमा लगा देते हैं। सी के बाद आएगा आपका ए। ए की हाइट फिर है,
फिर ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद कौन आएगा ई के बाद कौन आएगा डी, सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। तो आप बड़े से छोटे की तरफ गए इसलिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर इसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने को कह दे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हमारे पास इन आदमियों के हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं ना, इसी को स्पेक्ट्रम कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। किसी भी चीज़ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप भी ऐसा स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। लेट्स से आप किसी आदमी के अपने मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके पैसे का स्पेक्ट्रम बना लीजिए। आप अपने मोहल्ले में 5 लोग को पकड़िए और देखिए कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन गरीब है, और फिर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लीजिए। मान लीजिए कि आपके बगल के शर्मा जी जो हैं वो 5 लाख रुपए के मालिक हैं, बगल में वर्मा जी हैं जो 3 लाख के मालिक हैं। तो अगर इन दोनों लोगों में स्पेक्ट्रम का ऑर्डर लिखा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा जाए, तो पहले वर्मा जी आएंगे और फिर क्या आएंगे, ये सॉरी पहले शर्मा जी आएंगे और फिर कौन आएंगे, वर्मा जी। क्योंकि शर्मा जी के पास कितने लाख हैं, 5 लाख, और वर्मा जी के पास कितने लाख हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो ऐसे आप पैसे का भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। बस आपको पता करना है कि सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, और उसके ऑर्डर को सेटअप कर दीजिए। जो ऑर्डर आपके पास बनकर आएगा उसी को क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम। अब मुद्दा ये है कि स्पेक्ट्रम यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोग को स्पेक्ट्रम का यहाँ क्या काम है। मुद्दा ये समझिए, जैसे लेट से हम एक एटम लेते हैं और एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अगल बगल क्या होता है, शेल। अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो ये जो शेल्स होंगे, इन शेल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लेट से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड फोर्थ है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में जाता है। ठीक, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड में जाता है, और तीसरा एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ में जाता है। ये चारों लोग क्या किए हैं, एनर्जी लेवल्स को अलग अलग तरीके से चूज कर कर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखें तो ये n1 इक्वल 1 से n2 इक्वल 2 में जा रहा है। ठीक, फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। n1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, और n2 का मतलब हो गया जहां वो जा रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल। तो ये रहा आपका सेकेंड एनर्जी लेवल। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, n1 इक्वल फर्स्ट एनर्जी लेवल इसकी फर्स्ट है, और सेकेंड एनर्जी लेवल इसकी क्या है, थर्ड है। ये कहाँ से कहाँ गया है, फर्स्ट से थर्ड में। और अगर इसका हम लोग लिखें तो ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, n1 इक्वल 1 से n2 इक्वल 4 में, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट से 4 में। तो इस तरीके से ये लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो अब देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी। और वो एनर्जी इन सातों में से कोई एक रहेंगी, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज और गैमा रेज। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया। हमने माना कि इसने एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है पहले वाले ने वो E1 किया है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है मान लेते हैं वो E2 किया है, और तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो E3 किया है। ये तीन एनर्जीज इसने क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं। अब देखो ये तीनों एनर्जी E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट एक्सरे या गैमा रे, इन्हीं में से तो कोई होगा, लाइट, जो भी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए हैं तो ये वेव फॉर्म में चलेंगे। लेट से E1 को हमने देखा, E1 का वेव हमने बना लिया, और इसका क्या मेज़र कर लिया, वेवलेंथ। हमने इसका वेवलेंथ मेज़र कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस निकल कर आया लैम्डा, ये जो लैम्डा है ये निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। फिर हमने
E2 को देखा तो E2 वाला भी वेव जो था उसका भी हम लोग को वेवलेंथ मेज़र करना पड़ा, और ये और बड़ा वेव है तो इसका जब हम लोगों ने मेज़र किया वेवलेंथ लैम्डा, तो ये लैम्डा निकल कर आया लेट से 10 सेंटीमीटर, ठीक। एंड इसी में हम लोग E3 को दिखा लेते हैं, तो E3 भी एक वेव है क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये इन तीनों में सबसे बड़ा वेव है, और इसके दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस इसका वेवलेंथ कहलाएगा। अच्छा, इसको लैम्डा 1 कहिए क्योंकि ये फर्स्ट का है, और इसको लैम्डा 2 कहिए क्योंकि सेकंड का है, और इसको लैम्डा 3 कहते हैं। और लैम्डा 3 हमने मेज़र किया तो वो आया 20 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि इन तीनों एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में सबसे बड़ा एनर्जी लेवल कौन, सबसे बड़ा एनर्जी कौन है? E3 सबसे बड़ा एनर्जी, लेकिन एनर्जी का अमाउंट कम होगा, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उनका एनर्जी कम होता है। लेकिन मैं वेव के साइज की बात कर रहा हूँ, यहाँ एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात थोड़ा भी क्लियर रखेंगे। इन तीनों में कौन सा वेव साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है? तो जवाब है साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है? E3, फिर E2 और फिर E1। तो अब देखो अगले पेज पर, अगर हम इन तीनों एनर्जीज को ठीक, तो देखिए आप, अगर हम इन तीनों एनर्जीज को, सबसे पहले हम E3 को लिख दें, इसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 3 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम लिख दें किसको? E2 को, ये लैम्डा 3 है और ये लैम्डा 2 है, और ये लैम्डा 2 क्या है? 10 सेंटीमीटर। और फिर हम लिख दें E1 को, ये आपका E3 है, ये आपका E2 है, और ये आपका E1 है, और ये आपका E1 है, और इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने इन वेव्स को इनके वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो इसे वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, और इसी को हम लोग एटम का भी स्पेक्ट्रम कह देते हैं। जिस एटम के अंदर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हुए होंगे उनके लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर हो रहा है तो इसको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहेंगे। अच्छा, ये वेव्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, इसी का उल्टा क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले लिखा जाएगा, यानी कि हम पहले किसको बनाएंगे? E1 को, जिसका वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 1, और लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड नंबर पर आएगा E2, जो कि कितना है? लैम्डा 2, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। और एट लास्ट हम लोग यहाँ रखेंगे E3 को, जिसका वेवलेंथ लैम्डा 3 है, और लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब एक बात समझिए, ये वाला भी हाइड्रोजन क्या, किसी भी एटम के अंदर ये बात हो सकती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन एटम में ही हो, किसी भी एटम में हो सकता है। तो मान लो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड एनर्जी का आपने वेवलेंथ निकाला, और वेवलेंथ निकाल कर उनको या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो आप कह दोगे कि आपने क्या बना लिया है? स्पेक्ट्रम का क्रिएशन कर लिया है, स्पेक्ट्रम आपने बना डाला है। ये क्या कहलाएंगे? स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। ये इन वेव्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है, और ये इन वेव्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, मैंने आपको एब्जॉर्ब का एग्जांपल दिया है,
एमिशन एनर्जी भी हो सकती है भाई, इलेक्ट्रॉन एमिट भी कर देगा तो भी उसका वेवलेंथ मेजर कर कर उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाया करेगा, हाइड्रोजन का या उनका स्पेक्ट्रम मिल जाया करेगा। अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर हो रहा है तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस रहा और ये रहा उसके अगल बगल शेल्स। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4th एनर्जी लेवल में है, ये 3rd, ये 2nd एंड ये 1st। मान लीजिए एक और एनर्जी लेवल हम बना लेते हैं। तो देखो अगर ये 4th एनर्जी लेवल से, ये 5th है, 4th एनर्जी लेवल से पहले 3rd में आता है, तो 3rd में आएगा तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। अब की बार हाइयर से कहाँ आ रहा है, लोअर ना, तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। जो एनर्जी निकलेगी उसको हम E1 कह देते हैं। फिर ये 3rd से 2nd में आता है, तो 3rd से जब 2nd में आएगा तो ये फिर से क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। उस एनर्जी को हम E2 कह देते हैं। और अब की बात 2nd से वापस कहाँ आता है, 1st में। तो जब ये 2nd से 1st में आएगा तब भी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, E3 कह देते हैं। अब की बार हम लोगों ने एब्जॉर्ब्ड एनर्जी नहीं, एमिटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रम खींचने का फैसला किया है। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का भी खींचा जा सकता है, एमिटेड एनर्जी का भी खींचा जा सकता है। डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ को देखेंगे या समझेंगे। ठीक, तो देखो अभी हमने माना है कि हमारे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में था, उसने पहले 3rd में जंप किया, E1 एनर्जी एमिट की, फिर 3rd से 2nd में जंप किया, E2 एनर्जी एमिट की, और फिर 2nd से 1st में जंप किया और E3 एनर्जी को क्या किया है, एमिट किया है। अब ये एनर्जीज जो निकल रहे होंगे ये वेव फॉर्म में निकल रहे होंगे, या तो ये रेडियो वेव होंगे, या तो माइक्रो होगा, या तो इंफ्रारेड होगा, या तो लाइट होगा, या तो अल्ट्रा वायलेट होगा, या तो एक्स रे होगा, या तो गैमा रे होगा। इन सातों में से ही कोई ना कोई एक एनर्जी होंगे ये, तो ये वेव फॉर्म में ही निकले होंगे। हमने क्या किया कि इनके वेव फॉर्म को, जैसे ये E1 जो यहाँ निकला है, मान लो ऐसे निकला, और हमने इनका वेवलेंथ क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। इसका वेवलेंथ हमने नापा λ1 मिला मुझे, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए लेट्स से 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमने λ2 का भी मेज़रमेंट किया वेवलेंथ का। λ2 भी एक एनर्जी है, वेव फॉर्म में निकली होगी, और इसका हम लोगों ने मेज़र किया तो हम लोग को मिला λ2 लेट्स से 50 सेंटीमीटर। और एट लास्ट हम लोगों ने तीसरे वाले एनर्जी का भी वेवलेंथ क्या कर लिया, मेज़र कर लिया, और ये हमें मिला लेट्स से, अच्छा ये λ1 है, ये λ2 है, और ये λ3 है। तो λ3 की वैल्यू हमें मिली लेट्स से 100 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा वेव कौन हुआ, 3rd, फिर 2nd एंड फिर 1st। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड वेव्स, ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड वेव्स अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखो अगर मैं डिक्रीजिंग लिखूँ तो बड़े से छोटे की तरफ जाना होगा। सबसे बड़ा कौन है आपका, λ3, यानी कि E3 वेव सबसे बड़ा है। E3 से छोटा कौन है, E2, और E2 से छोटा कौन है, E1। ये स्पेक्ट्रम का कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग। और हो सकता है और कर अगर इंक्रीजिंग लिखना हो तो सबसे छोटे वाले को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा वाला, और फिर सबसे बड़ा वाला। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग। और इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड एनर्जी, और इसे कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमिटेड एनर्जी। जो एनर्जीज यहाँ एमिट की गई हैं उन एनर्जीज का ये डिक्रीजिंग स्पेक्ट्रम है और ये इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग आपको समझ के चलना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा
एनर्जी को जब भी एब्जॉर्ब किया जाएगा या एमिट किया जाएगा तो आपके उस एमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्बेड एनर्जी के वेवलेंथ को मेज़र कर कर उनको उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने से जो सीक्वेंस हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किस चीज़ की, स्पेक्ट्रम की। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए और स्पेक्ट्रम के बारे में समझिए। ठीक, अब देखिए लेक्चर का वैसे नाम तो हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही रखा था, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये समझ लेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए